नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आज का हमारा एक कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि है एक ऐसे दिग्गज हस्ती को, एक ऐसे राजनेता को जिसे सभी नमन करते हैं। एक ऐसे दिग्गज राजनेता जो अब दिवंगत हो चुके हैं, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। एक ऐसे राजनेता जिनका सम्मान विरोधी भी करते हैं, जिनकी निष्ठा, ईमानदारी और धैर्य सालों साल हर किसी के लिए मिसाल बनकर रहेगा। हम बात करें सबके चहेते बाबूजी की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक मोतीलाल वोरा का दुर्ग में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। पक्ष पक्ष के नेताओं ने नम आंखों से वोरा को विदा किया। सभी ने एक ही स्वर में ये बात कही है कि बाबूजी जैसी निष्ठा अब शायद कहीं देखने को मिले। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो गए। मोतीलाल वोरा के निधन के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक युग का अंत हुआ। दुर्ग के शिवनाथ नदी मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे अरविंद वोरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिवंगत मोतीलाल वोरा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक दिन पहले ही मोतीलाल वोरा ने अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भले ही वो हमारे बीच अब ना हो, लेकिन सियासत के मोती का, पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर हमेशा लोगों को उनकी याद दिलाता रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। कांग्रेस जनों के लिए मोतीलाल वोरा जी का जाना बहुत बड़ी दुखद घटना है। वो सबके गार्जियन थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख जताया। इससे पहले दिल्ली स्थित निवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वोरा ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राजीव भवन में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री, नेता, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट ने मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को इस दुखद समय में दुख सहन करने की क्षमता दे। वोरा जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही उनके शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। निश्चित रूप से उनका जाना बेहद हम सबके लिए बहुत क्षति है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये निश्चित रूप से न केवल ये कांग्रेस के लिए क्षति है, बल्कि हमारे पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए क्षति है। आज महसूस हो रहा है कि हम सबके अभिभावक, पिता तुल्य व्यक्ति का न रहना निश्चित रूप से पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी और व्यक्तिगत मुझे लगता है कि हम सबकी क्षति हुई है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मोतीलाल वोरा के निधन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 23 दिसंबर तक सरकारी भवनों के राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। कोई सरकारी या मनोरंजक कार्यक्रम भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज का ये कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि है उस ऐसी शख्सियत को जिसके बारे में सबने एक स्वर में बात स्वीकार करी कि ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण शायद अब बिरले देखने को मिलता है। लेकिन आगे
ऐसा हो पाना मुमकिन कम लगता है। एक लंबा अरसा पार्टी को डेडिकेट करना, हर उतार चढ़ाव में दृढ़ता से खड़े रहना, हर किसी ने इस बात को, उस गुण को याद किया है। हमारे साथ में जो पैनल आप देख रहे हैं उसमें पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम प्रकाश पांडे साहब हैं, राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा मैनेजिंग एडिटर IBC 24 हमारे साथ इस पैनल पर हैं। शिरीष जी, चूंकि पत्रकारिता से शुरुआत हुई बाबूजी की, मोतीलाल वोरा की, और जब उनका निधन हुआ तो सबने एक बात कही कि ऐसी निष्ठा, छोटी छोटी बातों पर पार्टी छोड़ देने की धमकियां, छोड़ देना तक, ये इस दौर में हमने खूब देखा है, लेकिन पत्रकार से इतनी निष्ठावान नेता तक का सफर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बात लोगों ने बोली, निष्ठा, धैर्य और उनकी मेहनत के बारे में हर किसी का ये कहना था कि वो हमेशा अवेलेबल होते थे, लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध होते थे। जैसा कि सभी जगह से ये लोग बताते हैं कि जब कांग्रेस कार्यालय लोग जाते थे तो दो नेता तो रहते ही थे, मोतीलाल वोरा जी और दिग्विजय सिंह जी। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, गांधी परिवार की जो उनको, गांधी परिवार का उन पर जो ट्रस्ट था, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में 92 वर्ष की उम्र तक, 93 साल तक सक्रिय है, और अभी ये पिछला जो राज्यसभा का चुनाव हुआ तब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ था, जिसकी जगह फिर तब KTS तुलसी यहाँ से गए। तो आप ये मानिए कि यदि पार्टी ने उनको इतने लंबे समय तक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी, कोषाध्यक्ष बना के उनको इतने लंबे समय तक रखा था। कोषाध्यक्ष आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टियों में जो पार्टी प्रमुख होते हैं उनके विश्वस्त लोग होते हैं। तो आप देखें, यदि उनका जीवन, उन्होंने राजनांदगांव से भी चुनाव जीता और दुर्ग में से भी चुनाव जीता, लगातार वहाँ पॉलिटिक्स की अलग अलग भूमिकाओं में रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, 2 बार CM रहे, पार्षद रहे, विधायक रहे, और एक ही चुनाव वो हारे राजनांदगांव से। उसके बाद फिर उन्होंने जो चुनाव की राजनीति से अपना दूरी बना ली। लेकिन वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश के ऐसे नेताओं में थे कि जिनका नाम सभी लोग आदर से लेते हैं। और यदि आप कहें कि यदि उनके लिए कहा जाए कि वो एक फादरली फिगर थे राजनीति में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कभी मैं 20 साल से छत्तीसगढ़ में राजनीति में हूँ, पत्रकारिता में हूँ, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कभी कोई ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातें नहीं करी जिससे ऐसा लगे कि उनके मान सम्मान में बात की जा रही है, के बारे में बात की जा रही, कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, कुछ नेताओं ने कोशिश जरूर की थी उनको चुनौती देने की, पर वो इन सब चीज़ों से असंपर्क रहते थे, दूर रहते थे, अजात शत्रु थे। छत्तीसगढ़ में मैं चूँकि जब छत्तीसगढ़ बना और यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति शुरू हुई, तो यहाँ पर एक पावर पॉलिटिक्स का दौर अलग अलग समय पे रहा, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। जब शुक्ल बंधुओं का भी प्रभुत्व हुआ करता था, उस समय भी वो इन सब चीज़ों से, गुटबाजी से, तमाम चीज़ों से दूर रहे और अपना जो काम है वो करते रहे। यही कारण है कि कांग्रेस का आला कमान हमेशा उन पर विश्वास करता रहा, चाहे कितना भी वैसा मामला हो, उनके ऊपर हमेशा विश्वास किया गया। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हैं, चूँकि वो दुर्ग जिले की राजनीति से आते हैं, भिलाई से। वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे हमको बाबूजी के बारे में कि उनका जो राजनीतिक जीवन था, क्योंकि प्रेम प्रकाश जी ने को भी बहुत अरसा हो गया राजनीति करते हुए, उन्होंने सभी तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपनी शुरुआत की है। तो प्रेम प्रकाश जी बेहतर बता पाएंगे कि वोरा जी की जो यात्रा रही उसको वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कैसा देखते हैं। जी सुरेश जी, हम लोग जब राजनीति के बारे में सोचना शुरू किए, मान लीजिए कि 76 वगैरह में, उस कालखंड में छत्तीसगढ़ के अगर कोई लीडरशिप, जो स्टालवर्ड लीडरशिप थी, निश्चित तौर पर आदरणीय स्वर्गीय श्यामाचरण जी, स्वर्गीय विद्याचरण जी, इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि लीडरशिप के नाम पे पॉलिटिकल लीडर कैसा हो तो वैसा था। लेकिन हम लोगों के नज़दीक में वोरा जी अपने मेहनत के दम पे एक साधारण परिवार, साधारण, इसलिए उनकी उस समय जब हम लोग 76 में जब हम पहली बार मान लीजिए विद्यार्थी परिषद की राजनीति प्रारंभ किए कॉलेज में, दुर्ग साइंस कॉलेज से, उस समय वो दुर्ग के विधायक होते थे और उनके बारे में जितनी सरलता और जितनी मेहनत की चर्चा होती थी, जब देखे तो स्कूटर से, वो प्रभात टागी स्कूटर से ही घूमते थे, सारे जगह, बहुत भिलाई में भी आते थे,
संयोग से हमारे घर भी उनका आना जाना हुआ, मान लो पिताजी वगैरह सबसे संपर्क थे। और जो उनकी सरलता थी, और जैसा आपने कहा, इतना क्रियाशील, इतना मेहनती और रिएक्शनलेस। कोई पॉलिटिक्स में अपन लोग देखते हैं, और उस समय भी था कि भाई गुटबाजी होना, थोड़ा डोमिनेंट करना, थोड़ा दायां बायां करना, लेकिन कभी उन्होंने उनके जो साथ रहते थे लोग, बल्कि उनको कहते भी थे कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन वो, मुझे लगा कि वो सब सुनते सबकी थे, लेकिन इन सब चीज़ों में कभी वो नहीं पड़े। और देखिए, ये बात बहुत बड़ी होती है, उस समय तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। और एक घटना घटी, मुझे याद है कि दुर्ग में मेयर के इलेक्शंस के बाद में जो कुछ भी पॉलिटिकल एक चेंज आया, 80-82 की बात रही होगी, उसके बाद वो राज्य मंत्री बनते हैं, और उसके बाद फिर तो वो ऐसे ऐसे राजनीति के पदों पे चले गए। पार्षद से लेकर के शायद कोई सभा नहीं छूटी, दुर्ग नगर पालिका की सभा हो, मध्य प्रदेश की विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राजनीतिक पदों की सारी ऊंचाइयों तक उन्होंने काम किया। और कांग्रेस पार्टी में रह करके इतने लंबे समय तक कोषाध्यक्ष पद पे रहने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि उन पर कोई भी एक आर्थिक दृष्टि से कभी किसी ने पीछे भी आम चर्चाओं में भी कोई आरोपित करने का प्रयास नहीं किया, उनके भूर विरोधी भी। तो ये एक राजनीति की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। और शायद बोरा जी के साथ उस कालखंड के ऐसे राजनेताओं का, हम लोग तो उन लोगों से कुछ देख के और सीख करके कि जब ऐसा हो सकता है, जब ऐसे लोग भी बन सकते हैं, तो साधारण परिवार के साधारण व्यक्ति भी राजनीति में अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपने कर्तृत्व से ऊपर जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रेरणा के लिए आदमी एक दूर से किताबों में पढ़ना और रोज देखना, नज़दीक देखना। मुझे आश्चर्य आप सबको बताने में कोई ये नहीं कि जब मैं 79 में मैं एमएससी में मेरा एडमिशन जिन भी कारणों से लोग नहीं वहाँ कर रहे थे, तो 79 में मेरे लिए वो खुद जो है विधायक रहते हुए प्रिंसिपल के पास गए कि इनका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। इलाहाबाद में जो भी उसके और कारण हुए। और तब जबकि 81 में फिर मैं उन्हीं के बड़े पुत्र अरविंद बोरा के खिलाफ में चुनाव भी लड़ा, और वे जानते थे कि मैं विद्यार्थी परिषद का हूँ, मैं 76 से काम कर रहा हूँ विद्यार्थी, उसके बाद भी गए। तो ये एक, आज आप ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई ऐसा कार्य करेगा, और अगर करेगा तो उसको लोग क्या कहेंगे। तो ये एक वो जैसे अच्छे राजनेता थे उतने ही अच्छे व्यक्ति थे। ये तो और ये राजनीतिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल दुर्ग और बोरा जी दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए थे, चाहे देश में हो प्रदेश में हो। बोरा जी का नाम आएगा तो दुर्ग शहर का आता था, दुर्ग का आता था तो बोरा जी का आता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये हर किसी के जो संबोधन उनके प्रति दिखाई पड़ता है, आदर जो है वो दिख जाता, झलकता है। राजेंद्र तिवारी जी, एक लंबी पारी पार्टी के साथ में आपने भी खेली है, इतने सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी जमीन से एकदम जुड़ाव रहा। एक पत्रकारिता में बहुत कुछ देखना, सुनना, सीखना प्रतिदिन प्रतिपल पड़ता है, वहां से शुरुआत हुई और इतनी लंबी उच्च पदों पर रहने के बावजूद वो फिर एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते थे। आपका कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ? पुनीत जी, मेरे साथ तो उनके बहुत सारे संस्मरण हैं, और मेरे को तो सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि बोरा जी हम लोगों को छोड़ के चले गए। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, कोरोना काल के पहले और बीच में भी, और फ़ोन पे 2-3 बार बात हुई। उस समय लगता था कि वो तो 125 साल हम लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा लगता था। मगर वो नीरज की पंक्ति है ना, रोके से नहीं कोई यहाँ, नामी हो कि अनाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम।
मगर कुछ लोग जब जाते हैं तो अपनी स्मृति ऐसी छोड़ करके जाते हैं जो चिर स्थायी होती है। वोरा जी का स्थान मैं उसी में लूँगा कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनका स्थान तो ध्रुव तारे के समान है, जो पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी, ये सब हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं क्या बताऊं पुनीत जी, मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था इमरजेंसी के दिनों में, और संजय गांधी की बस्तर यात्रा हुई, और उसके बाद में मुकदमे तो बहुत चले मुझ पे 2 कमीशन भी बैठा, देवरस आयोग और श्रीवास्तव आयोग। उसमें 3,48,000 की रिकवरी MPSRTC ने मुझ पर निकाली। उसमें वोरा जी भी उस समय उपाध्यक्ष थे MPSRTC के, और वो मुकदमा चलता रहा, मगर कृपा पूर्वक उन्होंने जैसे ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, उन सारे पैसे को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फंड से वो पैसा पटाया, और हम लोगों की जान जो सांसद में पड़े रहती थी उससे हम लोगों को मुक्ति दिलाया। मुझको वो दिन भी याद है, अपनी अंतिम यात्रा में, अपनी मृत्यु के 9 दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी रायपुर आई थी। 22 अक्टूबर 1984 को वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वो व्यवस्था देखने के लिए पहले से आए थे। उन्होंने हम लोगों की मीटिंग लिया। उन दिनों में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था। छोटी कमेटी रहती थी, आजकल थोड़ी कमेटी बड़ी होने लग गई, उन दिनों बहुत छोटी कमेटी हुआ करती थी। तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था। उन्होंने कहा कि संचालन कौन करेंगे, तो बताया कि भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करेंगे संचालन। बोले नहीं, संचालन राजन तिवारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े युवक कांग्रेस के समय से मुझको उन्होंने कई बार सुना था, क्योंकि उनके साथी भजन सिंह वगैरह हम लोगों की टीम थी एक युवक कांग्रेस की। तो उन्होंने कहा नहीं, राजन तिवारी संचालन करेंगे। मैं अचंभित और चमत्कृत था कि देश की प्रधानमंत्री के सामने मुझको मंच के संचालन का मौका मिल रहा है, और सफलतापूर्वक वो कार्य भी संपादित हुआ। मगर वोरा जी की उस कृपा को मैं नहीं भूल सकता। इसके बाद में मध्य प्रदेश की राजनीति में ईमानदारी की बात यह है कि अभी जितनी बात प्रेम प्रकाश जी पांडे ने कही उसमें मेरे भी हस्ताक्षर समझ लीजिए आप। वोरा जी उन लोगों में से थे जिन्होंने कभी गुटी राजनीति नहीं की, जबकि मध्य प्रदेश की राजनीति में मैंने तो हमेशा, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर नेता हुआ करते थे, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, गुटी राजनीति हुआ करती थी। आला कमान के प्रति निष्ठा तो कमोवेश सबकी रहती थी, मगर वोरा जी की निष्ठा आला कमान के प्रति इतनी गहरी कि मैं कुछ उनके शब्दों को उद्धृत करूंगा तो आज भी उन शब्दों को याद करता हूं मैं कि किस तरह से गहरी निष्ठा गांधी परिवार के प्रति उनकी रही। और वोरा जी ने कभी अपने आप को गुटी राजनीति से हमेशा अपने आप को अलग रखा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए 11 मार्च 1985 को मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, शपथ ग्रहण दिया अर्जुन सिंह जी ने, और 12 मार्च को दूसरे ही दिन उनको इस्तीफा देना पड़ गया। राजीव जी ने कहा कि जाइए आप पंजाब संभालिए, पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होती है। और 13 तारीख को जी, चूंकि एकमात्र एक निर्विवाद नेता थे मध्य प्रदेश के, आदरणीय मोतीलाल जी वोरा, दिवंगत मोतीलाल जी वोरा, उनको दूसरे दिन 13 मार्च को, मुझको वो तिथि भी याद है क्योंकि ये ऐसी तिथि है जिसको शायद भारत के इतिहास में कोई भूल नहीं सकता कि मुख्यमंत्री 11 तारीख को शपथ ले, 12 तारीख को इस्तीफा दे और 13 तारीख को एक दूसरे मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है। तो वोरा जी अकेले व्यक्ति थे जो निर्विवाद थे पूरी तरह से। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता कि हम लोग कायल रहे। AICC के सदस्य के रूप में हम लोग जाया करते थे या कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता के रूप में जाते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 24 अकबर रोड के दफ्तर में अकेले वोरा जी ऐसे रहते थे जो सुबह आकर के अपने दायित्व का निर्वहन चालू करते थे। तभी तिवारी जी उनके बारे में सब लोगों ने एक बात कॉमन कही, सबने कहा कि चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हो, ऐसा धैर्यवान नेता जुड़ा हो तो कोई भी मंजिल को पाया जा सकता है। लेकिन लेश मात्र भी कोई बिना गर्व किए कैसे इतना आगे जाकर इतना जमीन से जुड़ा रह सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा आप सबसे हम और करेंगे। प्रेम प्रकाश जी, एक सीधा सवाल जो एक युवा पीढ़ी के लिहाज से जितना समझ पाया हूँ मैं, जितना उनके बारे में लोगों ने पढ़ा है, आप तो बड़े खुशकिस्मत रहे कि ऐसे लोगों के सानिध्य को आपने देखा है, बहुत करीब से आपने उनको समझा है।
इतने सारे पदों पर रहने के बाद इतना ग्रास रूट लेवल से जुड़े रहना, ये उनसे कम से कम हम सीख सकते हैं, इतना सुनकर हमें लगता है। आप पूरे जीवन से अगर कुछ गुण उठाना चाहें एक राजनेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, तो क्या होंगे? क्योंकि मैंने हमारे साथ वे 90 में विधानसभा में थे और 90 से 93 के बाद तो फिर उसके बाद वो दिल्ली और उधर चले गए। लेकिन 90 में वे विपक्ष में थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उस सदन में जब वो मुख्यमंत्री थे तो पटवा जी विपक्ष के नेता थे। तो पटवा जी मुख्यमंत्री थे तब वे सदन में थे, विपक्ष के नेता भी नहीं थे। लेकिन अगर आप 10:30 बजे विधानसभा लगने वाली है तो 10:25 पे अगर कोई व्यक्ति आते तो वो थे स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा, और 1 बजे जाते थे। लंच के बाद 2:25 को वो विधानसभा में आते थे और पूरे कालखंड बैठने के बाद 5 बजे जाते थे। विधानसभा में उनको बोलने का अवसर पार्टी की तरफ से जितना मिलता तब, और चूंकि वो बैठे रहते थे इसलिए वो जब कोई नहीं रहता था तो उनको मौका ही मिलता था। उस विधानसभा में श्यामाचरण जी थे, अर्जुन सिंह जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल थे, पटवा जी, जोशी जी, ऐसे बड़े सब एक राजनीति के उस कालखंड के एक से एक लोग थे। और उसमें भी जैसे हम लोग कोई बिल पेश, हमने जैसे हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट ले आया, उसमें वो बिल में बोले भी और बाद में एप्रिसिएट करना जो बोलते थे। चूंकि पत्रकार थे, बोलने के बाद तुरंत पत्रकारों के पास जाना, उस समय कोई ऐसा सिस्टम था नहीं, तो वहां से न्यूज को भिजवाना और यहाँ दुर्ग में छपे। तो ये जो एक मेहनत और 24 आवर्स, उनसे जो सीखना है वो 2 चीज सीखना है कि पूरी क्षमता के साथ मेहनत और धैर्य बहुत चाहिए। राजनीति में जितना धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, कुछ देर के लिए वो रेड्डी कांग्रेस और ये सब भी हुआ, उसमें कुछ दिन के लिए वो गए भी श्यामाचरण जी वगैरह के साथ, लेकिन फिर वापस। तो वो जो धैर्य चाहिए और निष्ठा, तो निश्चित तौर पे जो क्रियाशीलता है कि लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, और कर्म ही हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं है। ये उनके जीवन से सीखा जा सकता को मिलता है तिवारी जी, और कर्म के बाद परिणाम अपने आप आ गया। तिवारी जी, एक लाइन का ही वक्त बचा है, कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे बाबूजी के चरणों में? देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में बहुत से राजनीतिज्ञों को देखा है, मगर वोरा जी उन शख्सियत, अजीम शख्सियत के मालिक रहे जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न पदों पर रहे, राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश जैसी जगह के, मगर उन्होंने कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखा। मैं तो जब वो अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के, तो उन्होंने मुझे अपना महामंत्री बनाया था और मीडिया मेरे जिम्मे डाला था, और गहरी पकड़ उनकी भाषा पर दिखाई देती थी जब वो निर्देशित करते थे मुझको, और गहरी पकड़ उनकी राजनीति पर बड़ी सूक्ष्म, बड़ी तीखी नजर रहती थी। और मैं बयान नहीं कर सकता कि उनके साथ काम करने का कितना अद्भुत आनंद मिलता था। बशीर बद्र की पंक्ति याद आ रही है मुझको कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं पुनीत जी अब, जो बिल्कुल ठीक आपने कहा, और आपकी पंक्तियां ईमानदार हो और सहज भाव से मिलते हो। जी हाँ, आपकी पंक्तियां सबके लिए, आने वाले वक्त के लिए भी एक नसीहत है कि काम रजिस्टर होता है, बस काम करते रहना है और लगातार काम करते रहना है। उतार चढ़ाव में धैर्य के साथ में टिके रहना अगर कोई सीख सकता है तो बाबूजी से हम सब की तरफ से उन्हें शत नमन। ये एक अपूर्णीय क्षति है, सबके लिए है। सीखना अगर चाहें तो शख्सियत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।